हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं नीलेश पिया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी बोर्ड का क्लास 10 का बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए इंग्लिश यानी अंग्रेजी का वायरल मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे दोस्त, चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे आप लोग के एग्जाम में डायरेक्टली, जी हाँ मेरे दोस्त, डायरेक्टली क्वेश्चन फंसने वाले हैं इस मॉडल पेपर से। तो चलो आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। और बाकी कहूँगा, चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने सारे के सारे दोस्तों में भी शेयर कर देना जो 2024 में, ठीक है, 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10 का। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सब लोग जानते हो ये निर्देश उद्देश हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग का 70 मार्क का ये पूरा का पूरा पेपर होगा, जिसमें से आपका 20 मार्क का एमसीक्यू रहेगा। आप सब लोग जानते हो ये 2023 से ही बदलाव किया गया था। यूपी बोर्ड के एग्जाम में 20 एमसीक्यू आएंगे। इस बार भी 2023 की तरह 2024 में भी आपके 20 एमसीक्यू आएंगे, जिसका आंसर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू करते हैं, जो पार्ट ए के अंतर्गत है एमसीक्यू, और पार्ट बी के अंतर्गत आपके सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। तो पहले हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले जो मतलब 1 से 3 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो पैसेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव रहेगा। यानी यहाँ पे आपको एक पैसेज दे देगा, ठीक है, और उसी पैसेज से रिलेटेड 3 थे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा रहेगा। जैसा कि देखो, इधर मैं आ जाता हूँ, इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर पूछा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे यहाँ आकर ये आपका पैसेज खत्म होता है और यहाँ से 1, 2 और 3, ये 3 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पैसेज से आपका है। और उसके बाद ये आगे के आपके अलग थोड़े प्रश्न हैं, ठीक है, ये ग्रामर वाले प्रश्न हैं। तो चलो पहले हम लोग इस पैसेज को पढ़कर इन 3 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। ऐसा ही पूरा का पूरा आपका पेपर आएगा, किसी भी पेपर सेट का कोई भी कोड रहे, ऐसा ही मतलब पैटर्न यही रहेगा। तो चलो सबसे पहले इस पैसेज को हम लोग सॉल्व करते हैं। जो ये फर्स्ट वाला हम लोग का पैसेज है, यहाँ पे देख सकते हो पैसेज क्या है। आप देखो यहाँ पे इसको पढ़ते हैं कि सुभाष चंद्र बोस, ओके, मतलब ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में पैसेज है। लेकिन देखो, पैसेज के क्वेश्चन चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, पैसेज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि पहले आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लो। तो चलो इधर जो हम लोग का इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, ताकि हम पैसेज पढ़े तो उसी टाइम हमको आंसर मालूम चल जाए। जैसे यहाँ पे देखो, हम लोग का फर्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या है कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस। तो भाई सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो आप ऐसे भी जानते हो, अगर पैसेज भी नहीं पढ़ते हो तो आप आंसर दे सकते हो कि वो एक मतलब महान लीडर थे। ठीक है, तो अ ग्रेट साइंटिस्ट तो ये गलत हो जाएगा, अ ग्रेट आर्टिस्ट तो ये भी गलत, अ ग्रेट लीडर तो बिल्कुल ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आप ओएमआर शीट में फर्स्ट का सी पे आप लोग मतलब रंगोगे। क्लियर है। तो देखो, ये हमने पैसेज भी नहीं पढ़ा, ये आंसर दे दिया। अगला क्वेश्चन क्या है कि गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, हुज स्टेटमेंट इज दिस। मतलब मुझे ब्लड दो और मैं तुम्हें फ्रीडम यानी आज़ादी दूंगा। हुज स्टेटमेंट इज दिस, यह स्टेटमेंट किसका है भाई? सब लोग जानते हो इस स्टेटमेंट के बारे में कि यह स्टेटमेंट किसका है। ठीक है, बाकी यहाँ पैसेज पढ़ोगे तो यहाँ अंत में मिल जाएगा कि ही सैड टू कंट्री मैन, मतलब ही मीन्स यहाँ सुभाष चंद्र बोस को कहा जा रहा है कि ही सैड टू कंट्री मैन, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो यहाँ से भी आपको पैसेज से भी पता चल जाएगा। लेकिन हमें इस क्वेश्चन के लिए पैसेज पढ़ने की क्यों आवश्यकता है भाई? हमें टाइम वेस्ट करने मत से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसका हम लोग तो आंसर पहले से ही जानते हैं। ठीक है, तो ये सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। उसके बाद देखो, यहाँ एक थर्ड प्रश्न है कि इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई। अब यहाँ पे देखो, इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई। अब मान लो इस पैसेज का आंसर आप नहीं जानते हो, इन तीनों में से किसी भी पैसेज का आप आंसर नहीं जानते हो, तो इन तीनों, मान लो आप मतलब सॉरी, तीनों मैं पैसेज बोल दिया, इन तीनों क्वेश्चन का आप आंसर नहीं जानते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसके बाद आप मतलब क्वेश्चन पढ़ लिए, उसके बाद अब आपको पैसेज पढ़ना है। पैसेज पढ़ोगे तो उसी में आपको इसका आंसर मिलता जाएगा। तो पैसेज को सॉल्व करने का यही अच्छा तरीका होता है कि पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लो। अब इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई, तो देखो यहाँ इसका कहीं आंसर था, देखो यहाँ पे ही ऑर्गेनाइज्ड दी इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, यानी सुभाष चंद्र बोस ने ही ऑर्गेनाइज किया था। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। बाकी आप शुरू से एकदम यहाँ से आप पढ़ सकते हो, यहाँ से कि सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर, मतलब सुभाष चंद्र बोस एक महान नेता थे। पहले क्वेश्चन का आंसर देखो आपको यहाँ पे मिल गया, ऑफ इंडिया, भारत के। हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी, यानी मतलब हिज कंट्रीमैन यानी उनके देशवासी उनको नेताजी कहते थे। बिकॉज क्योंकि ही लेड देम ऑन द राइट पथ, मतलब
क्योंकि वो उनको अच्छे मार्क पर ले गए। ही वॉज इम्प्रिजन्ड मैनी टाइम्स, मतलब वो बहुत समय जेल भी गए। बट ही सून फाउंड आउट डैट, मतलब यही, अब पढ़ने का कोई यहाँ अर्थ नहीं बनता मेरा यहाँ पे, क्योंकि हमने तीनों पैसेज का आंसर दे रखा है। कहने का मतलब यही कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ो और फिर यहाँ पे आप इस तरह पैसेज पढ़ो, इसको समझो, तो आपको बीच बीच में आंसर मिलता रहेगा। तो आप आंसर पर ट्रिक करते जाओ, आपको तीनों आंसर मिल जाए पैसेज को पूरा पढ़ने से पहले ही, तो पैसेज को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल। तो ये तीनों पैसेज से रिलेटेड इन तीनों क्वेश्चन का हमने आंसर देख लिया। अब चलो आगे हम लोग अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न देखो, ये चौथा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक जो रहेगा वो आपका ग्रामर से एमसीक्यू रहेगा, सिंपल ग्रामर से, ग्रामर बेस्ड एमसीक्यू रहेगा, ठीक। तो चलो, जिसमें पहला आपका देखो यहाँ पे ये टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि सी और यहाँ पे डॉट 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 टू द मार्केट विथ हर कजिन, ओके, और यहाँ पे दे दिया कि हैड गॉन, वेंट, विल गो, या ऑल ऑफ दी ऑल आर करेक्ट, मतलब यहाँ क्या भरा जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम हैड गॉन भरते हैं तो सी हैड गॉन टू द मार्केट। हैड गॉन किस में आता है भाई, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। तो सी हैड गॉन टू द मार्केट विथ हर कजिन, यानी वह अपने कजिन के साथ मार्केट जा चुका था। तो बिल्कुल ये राइट ही हो जाएगा भाई, अगर हैड गॉन यहाँ पे लगाते हैं हम लोग। तो अगर वेंट लगाते हैं यहाँ पे तो भी राइट होगा, क्यों, क्योंकि सी वेंट टू द मार्केट विथ हर कजिन, मतलब यहाँ वेंट भाई, गो वेंट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो ये अगर वेंट यहाँ पे लगाते हैं तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो सी वेंट टू द मार्केट विथ हर कजिन, यानी वह अपने कजिन के साथ बाजार गया था, यानी मार्केट गया था। तो ये भी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ये भी यहाँ बैठ सकता है। अगर विल गो यहाँ पे हम यूज करते हैं तो क्या होगा कि सी विल गो टू द मार्केट विथ हर कजिन। भाई विल गो यहाँ पे ये किस में आता है, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, क्योंकि विल है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपका हो जाएगा। तो अगर इसको भी हम लोग यहाँ यूज करते हैं तो ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सी विल गो टू द मार्केट विथ हर कजिन, मतलब वह अपने कजिन के साथ मार्केट जाएगा। तो ये तीनों राइट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन है कि ऑल आर करेक्ट, मतलब ये सभी करेक्ट है। तो बिल्कुल ये आपका डी वाला बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप ओएमआर शीट में डी वाले पे आप गोला रंगोगे, क्लियर है। तो ये आपका प्रश्न हो गया 4th नंबर। चलो अगला 5 नंबर प्रश्न करते हैं। यह प्रश्न क्या है आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, थोड़ा मैं जूम करता हूँ तो और अच्छा दिखाई देगा। चलो यह प्रश्न है कि इफ़ अ स्टूडेंट वांट टू नो एवरी न्यू थिंग्स ही इज, मतलब कह रहा है कि एक मतलब स्टूडेंट है या छात्र है या कुछ भी बोलो, अगर यहाँ स्टूडेंट भी ना रहता, मतलब कुछ और रहता या मैन रहता चल जाता, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि इफ़ अ स्टूडेंट, मतलब एक छात्र, वांट टू नो, मतलब जानना चाहता है, एवरी न्यू थिंग्स, यानी हर एक नई चीज़ के बारे में, तो ही इज, तो वो है, ठीक है। क्या है, इंटेलिजेंट या फिर कॉन्शियस या केयरफुल या क्यूरियस। तो देखो मतलब कोई भी मतलब नई चीज़ों को जानने की इच्छा रखता है उसको हम लोग एक तरह से इच्छुक बोलते हैं, क्यूरियस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपका डी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा कि वह क्या होता है, वह उसको इच्छुक बोलते हैं या जिज्ञासु भी हम लोग कह सकते हैं। वह क्या होता है, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है, क्यूरियस होता है। तो ये डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक। चलो अगला हम लोग का 5 के बाद 6 नंबर यहाँ प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। ओके, यहाँ पे हमें इसको मतलब कौन सा इसमें सीधा है, मतलब अरेंजमेंट में है, इसको हमें चूज करना है। इल्डर वी, देखो ये पढ़ने से ही पहला गलत मालूम चल रहा है। रिस्पेक्ट वी, ये गलत, क्योंकि वी भाई पहले रहेगा, क्योंकि वी सब्जेक्ट होता है। आवर ग्रेट इल्डर फॉर वी, भाई गलत। वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर लीडर, देखो पढ़ने से ही मालूम चल जाएगा कि ये डी वाला ऑप्शन सही है, बाकी ये तीनों आपके गलत हैं। तो इसमें ये डी वाला आपका सही अरेंजमेंट में है, तो डी वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। 7वां प्रश्न क्या है कि विच ऑफ दी वर्ड इज मिस स्पेल्ड, यानी कौन सा वर्ड मिस स्पेल्ड है, यानी एक तरह से गलत है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इधर ऑप्शन इधर दिया है, मैं इस बगल आ जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन में हम लोग के क्या है, रिसीव, RECEIV, रिसीव, बिल्कुल रिसीव सही आप है। डिसीव, डिसीव मीन्स धोखा देना होता है, डिसीव भी सही है, DECEIVE, ठीक है।
कंसीव भी CONCEIVE ये भी सही है। परसीव PRCI नहीं, ये गलत है, परसीव गलत है। देखो PRCE पहले रहेगा, EIVE ये गलत है, परसीव गलत है। ठीक है, तो हमें मिस स्पेल्ड छांटना था, तो ये आपका मिस स्पेल्ड, ये हम लोग का मतलब ऑप्शन गलत है, मतलब ये स्पेलिंग गलत है, तो हम लोग का यहाँ डी ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत मतलब स्पेलिंग छांटना था। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का 7वां प्रश्न, यानी मिस स्पेल्ड से भी रिलेटेड आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से मतलब 4 वर्ड मीनिंग रहेगा, 1 वर्ड मीनिंग आपको मतलब गलत कर देगा। ठीक है, तो चलो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हो 8वां क्वेश्चन क्या है कि फिल इन दी गैप विथ अ सूटेबल प्रीपोजिशन। ओके, यहाँ पे हमें प्रीपोजिशन बढ़ना है, यानी ये पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे ही हैज नो डिजायर डॉट फेम। देखो जो डिजायर होता है ना, ये अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन फॉर लेता है। ठीक है, डिजायर फॉर, और इसका मतलब होता है इच्छा। ठीक है, क्या होता है, डिजायर फॉर का मतलब होता है इच्छा। तो ही हैज़ नो डिजायर फॉर फेम, मतलब उसे फेम की कोई इच्छा नहीं है, ये इसका लाइन का मतलब हो जाएगा। और यहाँ डिजायर के साथ फिक्स प्रीपोजिशन फॉर आएगा। क्लियर, चलो तो ये आप लोग याद रखना कि डिजायर का साथ फिक्स प्रीपोजिशन फॉर आता है, जिसका मतलब होता है इच्छा। ठीक है, चलो ये हम लोग का 8वां प्रश्न रहा प्रीपोजिशन से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 4 से जो 8 तक के जो प्रश्न थे, ये सारे के सारे आपके MCQ थे, ग्रामर बेस्ड संबंधित। ठीक, अब चलो आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 रहेगा, क्वेश्चन नंबर जो 9 और 10 रहेगा, वो आपका जो प्रोज वाला पार्ट है। ठीक है, प्रोज वाला पार्ट है जिसमें अ लेटर टू गॉड या नेल्सन मंडेला वाला जो सब चैप्टर है, ठीक है, उसको प्रोज बोलते हैं। तो उसी प्रोज में से मान लो कोई भी पैसेज दे देगा, किसी भी चैप्टर से। पैसेज कहने का मतलब कि कुछ लाइंस दे देंगी। ठीक है, शुरू में हमने जो पैसेज देखा था यहाँ पे, वो अनसीन पैसेज था, मतलब ये आपके बुक से नहीं होगा, ये आपके बुक से बाहर का होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो पैसेज रहेगा ये आपके बुक से रहेगा और प्रोज से रहेगा। प्रोज किसी भी चैप्टर से हो सकता है, और इस पैसेज से रिलेटेड यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा रहेगा। इनको मतलब पैसेज को पढ़कर इनका आंसर आपको देना होगा। तो देखो आप पैसेज, ये पैसेज कहने का मतलब क्या कि ये आपके चैप्टर से है। जैसे आपका ये हो सकता है, जैसे ये बट आई सा स्लोली डैट नॉट ओनली आई वाज नॉट फ्री बट माई ब्रदर एंड सिस्टर। ओके, ये आपका नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर से ये पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, तो आप मतलब पहले से पढ़े रहोगे, मान लो पहले से आप अपना जैसे अ लेटर टू गॉड है या नेल्सन मंडेला कोई भी चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़े हो लाइन वाइज लाइन, तो आपको ये पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और आप आसानी से इस प्रश्न का आंसर दे लोगे। जैसे मैं अगर दूँ यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर, द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपुल ऑफ हिज कंट्री वाज सेंसेशंस सपोर्टेड कर्टाइल्ड मीन्स रिड्यूस कर देना, कम कर देना। यानी फ्रीडम जो ब्लैक पीपुल थे नेल्सन मंडेला की कंट्री के, उनकी क्या कर दी गई थी, फ्रीडम कम कर दी गई थी, रिड्यूस कर दी गई थी, उसको हम लोग कर्टाइल्ड भी बोल सकते हैं। तो इसी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और 10वां, दी ऑथर फेल्ट दी ग्रेटर हंगर। ओके, मतलब जो ऑथर एक तरह से है, फेल्ट ग्रेट हंगर, मतलब ग्रेट हंगर किसके लिए है, द फ्रीडम ऑफ हिज पेरेंट्स, द फ्रीडम ऑफ हिज पीपुल, द फ्रीडम ऑफ हिज पीपुल। ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इसको आप पढ़ोगे भी तो आपको इस पैसेज में भी इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप पहले से ये पढ़ रखे हो अपना चैप्टर वाइज अच्छे से, तो इसका आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखो अगर मैं इसका आंसर इसमें खोजूँ तो देखो, बट देन आई स्लोली सा डैट नॉट ओनली आई वाज नॉट फ्री, ठीक है, बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वेयर नॉट फ्री। यानी लेकिन मैंने धीरे धीरे देखा कि इसका अर्थ ये है कि नेल्सन मंडेला यहाँ पे कहते हैं कि मैंने धीरे धीरे देखा कि मैं ही नहीं, मेरे भाई और बहन यहाँ पे कोई भी फ्री नहीं है, यानी आज़ाद नहीं है। आई सा डैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम डैट वॉज कर्टाइल्ड। मैंने देखा कि यहाँ मेरी ही आज़ादी कम नहीं की गई है बल्कि सबकी आज़ादी। ठीक है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, यानी जो मेरी तरह दिखता है, यानी एक तरह से काला दिखता है, ठीक है, उन सब की आज़ादी कम की गई है। तो यहाँ पे आपको मालूम चल गया यहाँ पे कि फ्रीडम डैट वाज कर्टाइल्ड बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, यानी जो
मेरी तरह दिखता है उस सबकी क्या की गई है, फ्रीडम कम कर दी गई है। तो ये जो फर्स्ट था, द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपल ऑफ हिज कंट्री मैन वाज कर्टाइल, तो इसका आंसर यहाँ पे छिपा हुआ था, ठीक है। और बाकी द ऑथर फेल्ट द ग्रेटर हंगर, किसके लिए ये मतलब ग्रेटर हंगर थे, तो देखो यहाँ पे बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, यहाँ पे देख रहे हो, आपको आंसर यहीं से मालूम चल गया, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा। बाकी आप इसको चैप्टर को अच्छे से, चाहे नेल्सन मंडेला हो चाहे अ लेटर टू गॉड हो, अच्छे से पढ़ लेना हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आपको आसानी हो जाएगा इन प्रश्नों का उत्तर देने में, ठीक है। चलो आगे, तो ये 9 और 10 कुछ ये आपके प्रोज से पैसेज दिया रहेगा और उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछा रहेगा, उनका आंसर देना होगा। उसके बाद देखो जो 11 से 13 तक का प्रश्न होगा, यानी प्रश्न संख्या 11, 12 और 13, वो डायरेक्ट आपके प्रोज से, ठीक है। आपका जैसे यहाँ 2 क्वेश्चन था, तो ये तो पैसेज दिया था आपके प्रोज से, उससे रिलेटेड 2 ऑब्जेक्टिव था, लेकिन यहाँ पे आपका डायरेक्ट रहेगा। डायरेक्ट देखो यहाँ पे 11 नंबर, 12 नंबर और उस बगल एक 13 नंबर, 3 थे प्रश्न। तो जैसे यहाँ पे देखो द पोस्ट मास्टर वाज, मतलब द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था वो था वाज यहाँ पे डॉट डॉट एमिएबल फेलो, कैसा, रूडित है या फ्रेंडली था, लेजी था, फैट था। तो फैट भी था वो एक तरह से, फैटी मोटा टाइप का, मतलब एमिएबल फेलो था, या फ्रेंडली भी था, लेकिन मेन तो आपके बुक में फैट यूज किया गया, तो यहाँ फैट आप भर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या है, ये एन ए फ्रैंक वाले चैप्टर से है कि एन ए फ्रैंक वांट टू कीप अ डायरी, मतलब एन ए फ्रैंक एक डायरी रखना चाहती है, बिकॉज, क्योंकि। अब ऑप्शन देखते हैं, इसमें चार्ट है, ये आपके प्रोज में चैप्टर है एन ए फ्रैंक वाला, उसी से है, ठीक है, उसी से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो एन ए फ्रैंक वांट टू कीप अ डायरी, एन ए फ्रैंक जो थी एक डायरी रखना चाहती थी, बिकॉज, क्योंकि। सी इज फॉन्ड ऑफ कीपिंग अ डायरी, वह मतलब डायरी रखने की शौकीन थी, तो नहीं, ये गलत है, डायरी रखने की शौकीन ऐसा कुछ नहीं था। चैप्टर पढ़ोगे तो आपको अच्छे से मालूम चलेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो अगला ऑप्शन क्या है, अगला इसमें आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन है कि सी हैज़ नो फ्रेंड टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग, तो ये बिल्कुल राइट है। उसके बाद कोई फ्रेंड नहीं था उसकी, मतलब एक तरह से उससे बात करने के लिए और उसकी फीलिंग को शेयर करने के लिए, इसलिए वह डायरी में जो भी बातें थी उनको लिखा करती थी। तो ये बी वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे अगला प्रश्न है 13 नंबर कि द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज, मतलब जो कुर्ग थी, ये ग्लिम्पस ऑफ इंडिया आपके प्रोज में एक चैप्टर है, उसी में कुर्ग वाला एक लेवल है, तो कुर्ग पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे इसके बारे में। तो द मेन क्रॉप मीन्स तो एक तरह से काटना, लेकिन यहाँ फसल, क्रॉप मीन्स यहाँ फसल से मतलब है। तो द मेन क्रॉप्स ऑफ कुर्ग इज, यानी कुर्ग की जो मेन जो मुख्य फसल है वो कौन सी है, राइस है, कॉफ़ी है, टी है, या स्पीसीज यानी मसाले। तो ये 13 नंबर का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, कॉफ़ी। चलो, तो ये आपका प्रश्न संख्या 11, 12, 13 ये आपके प्रोज से डायरेक्ट और एमसीक्यू थे, और जो 9 और 10 थे वो पैसेज बेस्ड है, यानी एक तरह से बोले तो आपका 5 एमसीक्यू आएगा प्रोज वाले चैप्टर से, ठीक है। चलो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 14-15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14-15 क्या रहेगा कि इसमें आपका ना ये पोइट्री से रहेगा, यानी पोइट्री से यहाँ पे एक पैसेज दे देगा, यानी किसी भी पोइट्री की 2 या 4 लाइन्स, ऐसे तो 4 लाइन्स देता है, 4 या 6 लाइन्स दे देगा, और उससे रिलेटेड यहाँ पे 2 ठे प्रश्न पूछा रहेगा। तो देखो पहले से आप ये पढ़े रहोगे, मतलब जैसे ये द वे ऑफ अ क्रो, मतलब ये आपका ये क्रो सुक डाउन ऑन मी, यानी फर्स्ट ही चैप्टर वाला आपका है ना, डस्ट ऑफ स्नो, उसी से है। तो आप इसको मान लो पढ़ते भी नहीं हो, यहाँ पहले से पढ़ रखे हो, तो आसानी से इन प्रश्नों का आंसर दे सकते हो। जैसे हुआ सिटिंग इन द ट्री, तो भाई क्रो, कौवा बैठा था, हम सब लोग जानते हैं, ठीक है, जिसने मतलब जिसके मूवमेंट से बर्फ़ का टुकड़ा कवि के ऊपर, लेखक के ऊपर गिरा था, तो वो खुश हो गए थे। आप कहानी ये पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये 14 का ये डी वाला ऑप्शन सही। वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, भाई मतलब पोएट थे वो कहाँ स्टैंडिंग थे, तो अंडर अ हेमलॉक ट्री, देखो ये ऑप्शन सही। आपको इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर पहले से आप पढ़े रहोगे तो इसलिए आप हर एक चैप्टर का अच्छे से हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ लेना, ठीक है। उससे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो हर एक चैप्टर को अच्छे से आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ लेना है, क्लियर। यहाँ भी आप पढ़ोगे तो आपको इन प्रश्नों का आंसर मिल जाएगा, जैसे द वे ऑफ अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ठीक है। चलो, तो ये आपका यहाँ पे हम लोग 14-15 हो गया प्रश्न। और उसके बाद
हम लोग 16 से 20 तक के प्रश्नों को देख लेते हैं। जो 16 से 20 तक के प्रश्न होंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 16 से लगाई 20 तक, ये आपका जो सप्लीमेंट्री रीडर है, यानी आपका तीसरा पार्ट है, जिसको सप्लीमेंट्री रीडर या फुटप्रिंट विदाउट फिट भी आप बोल सकते हो। आप जानते हो कि आपकी बुक 3 पार्ट में बटी हुई है, प्रोज, पोएट्री और एक सप्लीमेंट्री रीडर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक के जो प्रश्न होंगे वो सप्लीमेंट्री रीडर से ही होंगे, यानी 5 डायरेक्ट यहाँ पे एमसीक्यू होंगे आपके सप्लीमेंट्री रीडर से, जिसमें आप जानते हो कि आपका जैसे सप्लीमेंट्री रीडर में फर्स्ट चैप्टर आपका ट्रिकी वाला है, ठीक है। और उसके बाद जिसमें मतलब थीफ स्टोरी वाला जो चैप्टर है, ये सब आपके सप्लीमेंट्री रीडर के अंतर्गत आएंगे। तो चलो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं इन प्रश्नों को और इनका आंसर देने का प्रयास करते हैं। तो देखो यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या है कि एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी। ओके, जो एट द क्लिनिक यानी क्लिनिक पर जो डॉक्टर था उसने ट्रिकी को क्या दिया, ट्रिकी यानी ट्रिकी जो डॉगी था, ठीक है। तो ट्रिकी को डॉक्टर ने क्या दिया, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, तो ऐसा तो नहीं है, चॉकलेट्स नहीं, नो फूड, हाँ उसने 2 दिनों तक ले जाकर उसे कुछ नहीं दिया भोजन, नो फूड फॉर 2 डेज, 2 दिनों तक उसे कोई भोजन नहीं दिया, ठीक है। ओके, उसके बाद ये द ट्राइम्पस ऑफ सर्जरी, आप ये चैप्टर पढ़ोगे, फर्स्ट ही चैप्टर है, तो उसमें ये आपको ये प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है। आपने पढ़ लिया होगा क्योंकि ये तो फर्स्ट ही चैप्टर है। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न क्या है कि हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीफ स्टोरी। ओके, जो द थीफ स्टोरी है उसका नरेटर कौन है। नरेटर मीन्स एक तरह से हम लोग कथावाचक बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रस्किन बॉन्ड, अनिल हरी सिंह या अनिल फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग इसमें रस्किन बॉन्ड पे आप मतलब लगाएंगे ट्रिक, लेकिन रस्किन बॉन्ड गलत है, क्योंकि यहाँ रस्किन बॉन्ड तो भाई लेखक हैं द थीफ स्टोरी के। यहाँ पे बोल रहा है कि उसमें कथावाचक कौन है, तो भाई उसमें कथावाचक यानी कौन पूरा का पूरा कहानी बताता है, तो हरी सिंह बताता है, ठीक है। हमें पूरी की पूरी कहानी हरी सिंह बताता है, तो एक तरह से यहाँ पे हरी सिंह यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे अगर राइटर पूछता तब रस्किन बॉन्ड आपका सही ऑप्शन होता। चलो ये 17 हो गया। 18 नंबर प्रश्न क्या है कि वेयर डिड ग्रिफिन स्टे इन इपिंग। ओके, ये आपका शायद 3rd वाला कि 4th वाला चैप्टर है, फुटप्रिंट विदाउट फिट चैप्टर का ही नाम है ये। मतलब ये ग्रिफिन क्या होता है, एक साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है। तो आप जानते होंगे, अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि ये एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जिससे ये गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में ये पूरा का पूरा है यहाँ पे कि वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट इपिंग, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि इपिंग में जो ग्रिफिन थे वो कहाँ रुके। तो देखो क्या था कि ग्रिफिन जो मतलब अपने एक्सपेरिमेंट के कारण खुद को अपने आप को गायब कर लिए थे, वो शहर से थोड़ा उब गए थे। शहर से क्यों उब गए थे वो कहानी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो वो गांव में जाते हैं और गांव में एक इपिंग नामक जगह पे जाते हैं, और वहाँ इपिंग नामक जगह पे कहाँ रुकते हैं, तो यहाँ इसके लिए देखो यहाँ पे चार्ट है, ऑप्शन दिया हुआ है कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इन में या इन अ चर्च या इन अ होटल या इन अ टेम्पल। चर्च में नहीं रुकते हैं, टेम्पल में नहीं रुकते हैं, होटल में रुकते हैं। लेकिन यहाँ पे होटल देखो, इन अ होटल आप मारोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें प्रॉपर होटल के लिए एक शब्द यूज किया गया है, इन, तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा। वो होटल में रुकते हैं लेकिन होटल को चैप्टर में क्या कहा गया है, इन कहा गया, इसलिए ये आपका ऑप्शन सही होगा, न कि ये सी वाला। क्लियर? चलो भाई, तो ये आपका प्रश्न संख्या 18 का ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या है, देखो यहाँ पे कि व्हाट डिड इब्राइट। ओके, ये मेकिंग साइंटिस्ट, द मेकिंग साइंटिस्ट आप वाले चैप्टर से है, ठीक है। आपके सप्लीमेंट्री रीडर में ये चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें क्या है कि दी व्हाट डिड इब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, यानी चाइल्डहुड में जो इब्राइट थे उन्होंने चाइल्डहुड मतलब बचपन में से ही उन्होंने क्या कलेक्टिंग करना शुरू किया था। बटरफ्लाइज, बिल्कुल सही ऑप्शन है बटरफ्लाइज। कॉइन्स भी उन्होंने शुरू किया था। स्टैम्प्स, देखो रॉक्स भी शुरू किया था, पत्थर इधर उधर के। और स्टैम्प्स का प्रॉपर चैप्टर में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन भाई वो एक्सपेरिमेंट करते हैं इधर उधर बहुत से, तो स्टैम्प भी मतलब ये कलेक्ट किए ही होंगे। तो यहाँ ये भी सही हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दीज, मतलब ये तीनों सही है। तो आप OMR शीट में 19 का डी वाला मतलब रंग हो गए। क्लियर? क्योंकि डी वाला, क्योंकि ये तीनों सही है तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे कह रहा है, तो ये आपका प्रॉपर 100% ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? चलो भाई, तो ये आपका हो गया 19 नंबर प्रश्न। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न क्या है, यहाँ पे देख सकते हो। 20 नंबर प्रश्न है कि मिसेज लॉइजल, ठीक है, मिसेज लॉइजल वेंट टू MME। देखो MME मतलब ये
इसका भी मतलब होता है एक तरह से मैसेज ही, ठीक है। फॉरेस्टर टू बोरो, ओके, ये आपका एक चैप्टर है द नेकलेस, ठीक है, उसमें का यह क्वेश्चन है आपके सप्लीमेंट्री रीडर में। द नेकलेस नाम का एक चैप्टर है, उसी का ये क्वेश्चन है। कह रहे कि मिस्टर लोइजेल सॉरी मिसेज लोइजेल वेंट मतलब गई टू एमएमई फॉरेस्टर, यानी एमएमई फॉरेस्टर के जगह मतलब पास टू बोरो, यानी उधार लेने के लिए। क्या क्या उधार लेने के लिए गई? तो यहाँ पे ऑप्शन अ ब्यूटीफुल ड्रेस या ब्रैकलेट या फिर अ नेकलेस या ऑल ऑफ दी अबव। तो अ नेकलेस, एक नेकलेस उधार लेने गई क्योंकि उन्हें एक पार्टी में जाना था, ठीक है, और उनके पास अच्छा नेकलेस नहीं था, ठीक है। तो ये आपका द नेकलेस वाला चैप्टर पढ़ोगे तो ये काफ़ी आसान है, आपको ये क्लियर हो जाएगा। आई थिंक आप अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो आपको आसानी से ये ऑब्जेक्टिव इसका क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने अभी तक पूरा का पूरा 20 ऑब्जेक्टिव कर लिया, ठीक है, आपका इंग्लिश का, ठीक। अब देखो ये पार्ट ए के अंतर्गत था, अब पार्ट बी के अंतर्गत क्या आएगा। देखो यहाँ पे थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, इसको सॉल्व नहीं करते हैं लेकिन शॉर्ट में देख लेते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें आएंगी, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा ये एक यहाँ पे अनसीन पैसेज रहेगा। जैसे शुरू में था एक अनसीन पैसेज जिससे तीन MCQ पूछा था, लेकिन यहाँ पे जो ये अनसीन पैसेज रहेगा मतलब ये आपके बुक से नहीं रहेगा, कहीं से बाहर रहेगा, बाहर से रहेगा। तो यहाँ इससे रिलेटेड देखो 4 प्रश्न पूछा रहेगा, जैसा कि यहाँ पे देखो पूछा हुआ है, ठीक है। 3 जो प्रश्न रहेंगे वो 2-2 मार्क के रहेंगे, यानी जिसका आपको कम से कम 30-30 शब्दों में जवाब देना होगा, जिसका आपको 2-2 मार्क मिलेगा। और एक यहाँ नॉर्मल प्रश्न रहेगा जिसमें से कोई भी यहाँ किसी शब्द को उठाकर उसका पर्यायवाची पूछ देगा या विलोम पूछ देगा, ठीक है। तो यहाँ पे या उसका अर्थ भी पूछ सकता है तो उसका 1 मार्क मिलेगा, यानी 7 नंबर का यहाँ प्रश्न रहेगा यहाँ पे पार्ट बी में फर्स्ट अनसीन पैसेज से रिलेटेड, जिसका आपको अब आंसर इसका लिखना होगा पूरी की पूरी प्रॉपर। आपको एक कॉपी मिलेगी, उस कॉपी पे ये तो ऊपर के जो 20 थे उनका तो भाई OMR शीट मिलेगी, उस पर आंसर देना था, लेकिन इसका आंसर आपको कॉपी पे अच्छे से लिखना है। तो पहला प्रश्न पार्ट बी में ऐसे रहेगा, जिसको आपको रीडिंग सेक्शन के अंतर्गत इसको रखा गया है। उसके बाद इधर क्या रहेगा, इधर देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर आ जाता हूँ, इधर यहाँ पे देखो अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो। अगला प्रश्न आपका राइटिंग सेक्शन से रहेगा, यहाँ पे देख सकते हो ये आपका राइटिंग सेक्शन आ जाता है। और इस राइटिंग सेक्शन में आपका मतलब ये सेकंड प्रश्न आ जाता है। फर्स्ट प्रश्न तो आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन था, ये सेकंड प्रश्न हो गया। इसमें आपको कि तो लेटर लिखना रहेगा, कि तो और का ऑप्शन रहेगा, कि तो दिए गए टॉपिक पे एप्लीकेशन लिखना रहेगा, कि तो लेटर लिखो, कि तो एप्लीकेशन लिखो, और यह 4 मार्क का रहेगा। क्लियर। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न आपका क्या रहेगा, यहाँ पे आपको दिए गए टॉपिक पे आपको रिपोर्ट लिखना होगा, या यहाँ पे ऑप्शन रहेगा कि आप यहाँ पे किसी चीज़ पे रिपोर्ट लिख सकते हो, यहाँ पे दिए गए टॉपिक पे आर्टिकल भी लिख सकते हो, और यह 6 मार्क का रहेगा। तो दूसरे प्रश्न में कि तो आप पत्र लिखो, लेटर लिखो, ठीक है, या एप्लीकेशन लिखो, या फिर तीसरे प्रश्न में आप कि तो आप रिपोर्ट लिखो या फिर आप आर्टिकल लिखो दिए गए टॉपिक पे, और यह 6 मार्क का रहेगा और यह 4 मार्क का रहेगा। तो दूसरा और तीसरा कुछ इस प्रकार का प्रश्न रहेगा। क्लियर। उसके बाद जो चौथा प्रश्न रहेगा वो ग्रामर बेस्ड रहेगा, और इसमें आपके वॉइस से, ठीक है, उसके अलावा मतलब इनडायरेक्ट यानी नरेशन से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से यानी नरेशन से, यहाँ देखो वॉइस, ठीक है, ये आपका वॉइस से हो गया। ये इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन से रिलेटेड प्रश्न हो गया। यहाँ पंचुएशन से रिलेटेड प्रश्न हो गया, और ये प्रत्येक प्रश्न 2-2 मार्क का रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे एक प्रश्न रहेगा 4 मार्क का, जिसमें से आपको ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी हिंदी दिया रहेगा, उसको आपको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना होगा। जैसे यहाँ पे देखो ये हिंदी में पूरा चीज़ें दी हुई है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, जिसका आपको 4 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार का रहेगा। उसके बाद जो 5वां प्रश्न रहेगा वो आपका लिटरेचर से रहेगा, यानी वही बुक से रहेगा, ठीक है, आपके बुक में आपके प्रोज से रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच, यानी 30 से 40 शब्दों में इन प्रश्नों का जवाब देना है, जिसका आपको 3 मार्क मिलेगा। जैसे इसमें ए प्रश्न है 5वें में का ए प्रश्न कि वाई डिड पोस्टमैन लॉफ हियरिटली, ठीक है, यानी तेजी से एक तरह से। तो यहाँ पे ये प्रश्न हो गया, और यहाँ पे एक ये प्रश्न हो गया। तो बीच में और दिया है, दोनों में से कोई एक प्रश्न का आपको आंसर देना है, जिसका आपको कितना 3 मार्क मिलेगा। और बी में भी देखो यहाँ पे ये एक यहाँ पे प्रश्न दिया है, एक यहाँ पे और कर प्रश्न दिया है, दोनों में से कोई एक प्रश्न का आपका आंसर देना है, जिसका आपको 3 मार्क मिलेगा। तो ये जो चारों के चारों प्रश्न रहेंगे आपके ये प्रोज से ही रहेंगे, ठीक है, प्रोज से रहेंगे। क्लियर। इनको 60 आंसर टाइप क्वेश्चन आप बोल सकते हो, जिसका आंसर आपको 30 शब्दों में देना होगा। चलो उसके बाद यहाँ पे
प्रश्न संख्या 6 में क्या रहेगा भाई, अगला 5 के बाद प्रश्न संख्या 6 जो रहेगा ये आपके ये भी प्रोज से ही रहेगा, लेकिन ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा जिसका आपको 4 मार्क मिलेगा। जैसे व्हाट डज द राइटर से अबाउट कुर्ग एंड इट्स पीपुल, ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है और यहाँ पे गौतम बुद्धा के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही, क्योंकि यहाँ पे आंसर एनी वन, दोनों में से कोई एक का आपको आंसर देना है जिसका आपको 4 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा प्रोज से, क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ अगला क्वेश्चन 7वां क्या आ जाता है कि हु हैज कंपोज्ड द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, ओके, यानी अब यहाँ आपका पोएट्री से आ जाता है, ठीक है। पोएट्री से अब कैसा क्वेश्चन पूछेगा, एक यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क का, या यहाँ पे और कर अथवा कर यहाँ पे आपको 4 लाइन पोएम मतलब लिखने को बोलेगा। तो भाई सब लोग पोएम याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा पूछेगा, किस चैप्टर से पूछेगा कुछ मालूम नहीं, तो यहाँ पे पोएम लिखना अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमें कोई भी पोएम यहाँ लिखने को बोला है कि अपने सिलेबस से कोई भी पोएम लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जैसे यहाँ पीछे एक हमने यहाँ इधर साइड में देखा था कि एक हमें MCQ से रिलेटेड मतलब यहाँ पे दिया था एक पोएम उधर द वे ऑफ क्रो वाला, ठीक है, तो उससे नहीं लिखना होगा, कोई अलग लिखना होगा। तो आप 2-3 थे कम से कम यहाँ पे आप पोएम याद कर लेना और यहाँ पे 4 लाइन कोई भी पोएम लिख देना जो यहाँ इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, क्लियर, जिसका आपको 3 मार्क यहाँ पे मिल जाएगा। इस प्रश्न का भी आंसर लिख सकते हो, दोनों में से कोई एक आपको करना होता है, लेकिन प्रश्न भाई कहाँ से पूछा जाएगा कोई मालूम नहीं है, लेकिन ये तो आपका निश्चित है, फिक्स वाला प्रश्न है, तो आप पहले से ही इसको याद कर लो, सिंपल। उसके बाद देखो यहाँ पे इसके बाद, ठीक है, 8वां प्रश्न क्या रहेगा, 7वें के बाद यहाँ पे देखो जो 8वां प्रश्न रहेगा ये आपका सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड रहेगा, यानी यहाँ 3 थे आपको चैप्टर का नाम दिया रहेगा, उसमें से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा, ठीक है। जैसे फायर एंड आइस और टाइगर इन द जू है और दी ट्रीज है, ये 3 चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है। इसी प्रकार आपको यहाँ पे 3 थे चैप्टर का नाम दिया रहेगा, उसका एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। तो मैंने जो आपका फर्स्ट चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, उसका मैंने सेंट्रल आइडिया अच्छे से लिखवा दिया है, ठीक है। आप चैनल पे जाकर या प्लेलिस्ट में जाकर, इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लेना, काफ़ी अच्छे से मैंने लिखवा रखा है डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग जानते हो, निश्चित है आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया, तो आप लोग याद कर लेना। तो 8वां प्रश्न इस प्रकार का रहेगा, ठीक है, यानी 7वां और 8वां आपके पोइट्री से रहेंगे। उसके बाद इधर आ जाते हैं और इधर देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो जो 9 और 10 रहेगा ये आपका सप्लीमेंट्री रीडर से संबंधित प्रश्न रहेगा, यानी पीछे जो आप लोग का प्रिंट विदाउट फिट जिसको आप बोल सकते हो या सप्लीमेंट्री रीडर उससे रहेगा, ठीक है। इसमें किस प्रकार का प्रश्न रहेगा, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 ठे प्रश्न रहेगा, दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होगा जिसका आपको 3 मार्क मिलेगा, और जिसका आंसर आपको 30 से 40 शब्दों में लिखना रहेगा, यानी 60 आंसर टाइप ये क्वेश्चन होगा। और यहाँ 10वां प्रश्न जो होगा इसमें भी 2 प्रश्न रहेगा, लेकिन उसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना रहेगा और वो 4 मार्क का रहेगा, यानी ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको 60 शब्दों में लिखना होगा, क्लियर। तो इनमें से दोनों में से किसी एक का आंसर लिखना है और इन दोनों में से किसी एक का आंसर लिखना है, इसका 3 मार्क मिलेगा और इसका 4 मार्क मिलेगा, सिंपल। ये आप लोग के सप्लीमेंट्री रीडर से संबंधित प्रश्न रहेंगे, क्लियर। तो सप्लीमेंट्री रीडर से 4, 3, 7 मार्क का यहाँ प्रश्न और 5 हमने देखा कि MCQ, यानी 7, 5, 12 मार्क का आपका पूछेगा क्वेश्चन पूरा का पूरा सप्लीमेंट्री रीडर से, क्लियर है। तो इस प्रकार पूरा का पूरा ये पेपर रहा आपका, हमने 20 MCQ करा दी और पूरा का पूरा हमने आपका पेपर का एक तरह से पैटर्न बता दिया इंग्लिश का कि कहाँ से कैसे कितने मार्क का प्रश्न पूछा जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आप करते रहो तैयारी और अपने बोर्ड एग्जाम में यार 4 देना अच्छे से। मैं सारा का सारा ये सॉल्व कराऊंगा, ये आपका सारा का सारा ये क्वेश्चन भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हमने MCQ इस वीडियो में किया, किसी वीडियो में हम लोग ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूँ, चलो आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही हमारी एप्लीकेशन UPMSP स्टडी कर है गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना, आपके स्टडी में ये काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।